मुक्तिबोध एक ऐसा नाम है जिसको बहुत आदर से लिया जाता है। एक ऐसा कवि जिसको लोगों ने पढ़ा कम है और आदर बहुत ज्यादा है। ये कमाल की बात है। आपने कम पढ़ा, कम जाना, या अगर जानने की कोशिश की गई तो आपको बताया गया कि वो तो बड़ा उबड़ खाबड़ कवि है, वो तो उलझुल कविताएं लिखता है, उसकी फैंटेसी को तो समझा नहीं जा सकता, उसकी कविता में तो कोई तर्क नहीं होता है, और अगर है कुछ तो ऐसा लगता है कि वो मध्यवर्गीय मन के अंदर होने वाले अंतर्द्वंद्वों में उलझा हुआ एक कवि है जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। और आंतरिक संघर्ष में वो कभी मारा जाता है, कभी लहूलुहान हो जाता है, कभी घबराता है, कभी घुटने टूट जाते हैं, हड्डियों से उसके मवाद निकलता है, और फिर वो बहुत ही अस्तित्ववादी ढंग से रहस्यवाद की गलियों से गुजरता हुआ हमारी समझ से दूर चला जाता है। तो मुझे कई बार लगता है कि मुक्तिबोध के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मुक्तिबोध अंतर्बाह्य संघर्षों के कवि हैं माना, लेकिन किसका संघर्ष है? क्या उनकी सारी कविताओं में जो उसका वाचक नायक है और कविता सुना रहा है वही अंतर संघर्ष को अंदर अंदर पाल रहा है, पोस रहा है? या कहीं कुछ चरित्र बाहर के भी हैं जो हर किसी की जिंदगी में होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूमने के बाद जो कुछ हमें दिखाई देता है वह हमें नजर आता है कि इसके प्रति हमारी कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो एक बात समझ लें कि कविता की हजारों परिभाषाएं हुई। कविता को कभी कहा गया रस दृष्टि से, कभी कहा गया शास्त्रीय दृष्टि से, लेकिन शास्त्रीय मानकों के विरुद्ध मुक्तिबोध ने कहा बहुत आसान ढंग से, और ऐसे नहीं कहा कि जैसे वो किसी कविता की परिभाषा आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया ही कविता है या कला है। ये परिभाषा नहीं, किसी लेख के बीच में फंसा हुआ वाक्य है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी परिभाषा है और इससे अच्छी परिभाषा कविता की हो नहीं सकती। वैविध्यमय जीवन के प्रति, जितनी विविधताओं से भरा जीवन है उसके प्रति यानी उसके लिए, अर्थात पहली शर्त यह कि विविधताओं से भरे हुए जीवन के अलावा कुछ नहीं है। जो कुछ है विविधताओं से भरे जीवन के बारे में है। उनके प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की, आत्मचेतस व्यक्ति कौन होगा? जिसे अपना ज्ञान होगा और बाहरी दुनिया को देखेगा तो वो ज्ञान भी उसके अंदर आ जाएगा। वैविध्यमय जीवन और आत्मचेतस व्यक्ति, उसकी प्रतिक्रिया कैसी प्रतिक्रिया? संवेदनात्मक प्रतिक्रिया, रूखी सूखी नहीं, ज्ञान मंडित नहीं, वितंडावादी नहीं, बल्कि हृदय में डूबी हुई गीली हलचलों से गुजर के आने वाली प्रतिक्रिया चाहिए भाई। तो क्या हुई 3-4 चीजें? वैविध्यमय जिंदगी, आत्मचेतस व्यक्ति जो अखबार पढ़ता हो, जो ज्ञानी हो, जिसको पता हो कि विश्व में क्या हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया। अब जो समाजशास्त्री हैं और क्या करते हैं, उसी पे तो प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन वो संवेदनात्मक नहीं होती, वो ज्ञानात्मक होती है। तो ऐसी प्रतिक्रिया जो ज्ञान और संवेदना को जोड़कर आपके सामने आए, वो है कला, वो है कविता। तो अफसोस की बात यह कि उनका जो पहला काव्य संकलन था वो उनके चले जाने के बाद शाया हुआ। चांद का मुंह टेढ़ा है के नाम से शमशेर ने बड़ी अच्छी भूमिका लिखी उस पुस्तक की। और उस पुस्तक की जो पहली कविता है, छोटी सी कविता है, उसका शीर्षक है भूल लगती। मैं उसको सुनाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मुक्तिबोध ने लंबी कविताएं ज्यादा लिखी हैं और वो लंबी कविताओं के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन कुछ कविताएं हैं जो छोटी कविताएं हैं। लंबी कविताओं में और छोटी कविताओं में अपने अध्ययन के दौरान मैंने पाया कि जो लंबी कविताएं हैं उनमें शिल्प बदलते रहते हैं। फैंटेसी, एक फैंटेसी आई, खत्म हुई, फिर कोई वक्तव्य आया, कोई आत्मकथन आया,
उसको एक कविता की कुंजी की तरह मुक्तिबोध ने आपको बता दिया। अगर आपको कुंजी मिल गई तो अगला दरवाजा खोलोगे फैंटेसी का, अगर वो कुंजी आपको नहीं मिली तो अगला दरवाजा खुलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये कि आपको दरवाजे दर दरवाजे चलते हुए एक ने कुंजी कहीं ना कहीं मिलेगी। हैरी पॉटर के उपन्यास से एक अलग ज्ञानात्मक चेतना पर, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, लेकिन रहस्य लोक वैसा ही है। अब उस रहस्य लोक में जब आत्मकथन आएगा या कोई स्टेटमेंट आएगा, वक्तव्य आएगा, उस वक्तव्य से आप पकड़ेंगे कि आगे क्या हो सकता है। अर्थ अनुषंग होते हैं हर बात के, मीनिंग शेड्स होते हैं, और कविता वही अच्छी मानी जाती रही है जिसके बहुत सारे मीनिंग शेड्स हों, एम्बिग्विटी हो, एम्बिगुअस हो तो और आधुनिक मानी जाएगी। लेकिन नहीं, मुक्तिबोध ऐसा नहीं मानते थे कि कविता में एम्बिग्विटी होनी चाहिए। कविता में अनेकार्थकता लगे, उसका आभास हो, लेकिन हो नहीं। यानी आप उस अर्थ तक पहुंच जाएं जो कवि देना चाहता है। कवि की कविता की रचना प्रक्रिया क्या रही आपको जानना आवश्यक है, उसी के बाद आप उसकी अर्थ प्रक्रिया में प्रवेश करें। तो लंबी कविताओं के बारे में मैंने कहा कि उसके खंड दर खंड हम देखते हैं कि एक फैंटेसी से दूसरी फैंटेसी में प्रवेश होता है। लेकिन जो छोटी कविताएं हैं वो एक प्रकार से रूपक हैं, एक छोटी सी कहानी है, उसमें कुछ पात्र हैं। वे पात्र बिंब की तरह दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ी देर में वो प्रतीक बन जाते हैं, इमेज से सिंबल बन जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार के होते हैं कि आपको अर्थ तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती। अब मैं ज्यादा देर नहीं करता, आपको कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है भूल गलती। शीर्षक याद रखिए, भूल गलती। और यह भी याद रखिए कि शब्द पहले सिर्फ शब्द होते हैं, फिर उनसे कोई बिंब बनता है, और फिर उस बिंब से कुछ प्रतीक झांकते हैं। मुक्तिबोध ने एक स्थान पे कहा है कि अंधेरा है, मेरे हाथ में लालटेन है, जितने हिस्से पर लालटेन की रोशनी पड़ती है उतना उतना उजाला होता है, और पगडंडी पर आगे बढ़ता हूं तो वहां उजाला हो जाता है। तो छोटे छोटे उजाले बनकर एक संपूर्ण उजाला आपके मस्तिष्क में स्थापित कर देते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ये कविता मैं सुना रहा हूं आपको, और इतना भी बता रहा हूं कि उन दृश्यों को देखिए, दृश्यात्मकता में क्या है। सिनेमा है, और दो सीन का सिनेमा है। सीन कब बदलता है? जब लोकेशन बदलती है। तो पहली लोकेशन आपने देखा कि दरबार है, और उसमें शॉट्स डिफरेंट एंगल से लिए गए हैं। कोई इधर से लिया गया है, कोई उधर से लिया गया है, कोई शहंशाह के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कोई उस खुद मुख्तार इंसान की तरफ से है जो कि कैद करके लाया गया है। और फिर सीन बदलता है तो कोई लश्कर है, कुछ तैयारियां हो रही हैं, कुछ संकल्प हैं, कुछ चेतना का रक्त प्लावित स्वर है जो प्रकट होकर विकट हो जाना चाहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब कविता सुनिए। भूल गलती। आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे हम में। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। खामोश, सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली, इब्ने सिन्ना अल बरूनी, आलिम व फाजिल सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, नामंजूर हठ इनकार का सिरतान, खुद मुख्तार, खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त
छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह। सुल्तानी जिरे बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, और वो रेत का सा ढेर शाहनशाह। शाही धाका सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। बोल आलमगीर, मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे के जिरे बख्तर, वो लोहे का जिरे बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आलीजा। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, वो बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज बाहथियार बख्तरबंद समझौते वहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए दुमहे पने के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दड़ियन सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में, सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प चेतना, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। मेरी प्रस्तावना के बाद शायद आपको ये फिल्म दिखाई दी होगी, और फिल्म में आपने चरित्र भी गिन लिए होंगे कि कितने चरित्र हैं। भाई एक शासक है जिसका नाम गलती है, और एक सामने से आता हुआ खुद मुख्तार है जो ईमान है, जिसका नाम ईमान है। फिर बाकी सभासद हैं, इब्न सिन्ना, अल गजाली और बड़े बड़े अफलातून वहाँ पर हैं। अपने बुजुर्गी के 100 तजुर्बों से लबरेज हैं, और उनमें खुदगर्जी भी है। एक है जो अचानक निकल के भागता है, एक कैरेक्टर, और एक है मैं, कि मैं भी संभल जागा। अब ये जो मैं है, ये कुछ ढुलमुल किस्म का सा इंसान है कि जिस वक्त शहंशाह और ईमान के बीच में आंख मिलाने का सिलसिला था, उस वक्त भी ये मैं वहां था। तो एक शक कि भाई लगता है कि सुल्तान के खिलाफ कोई खास षड्यंत्र हो रहा है, और ये जिरे बख्तर क्या है, इसको क्या हुआ, ये रेत का सा ढेर कैसे लगने लगा शहंशाह। कई सारे सवाल उठे किसके अंदर, इस मैं के अंदर, जो कि आपको पूरे दृश्य को दिखा रहा है, जो इस फिल्म का डायरेक्टर है या इस कहानी का राइटर है, प्रोड्यूसर है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं बीच में, बच्चों की कहानी। कहानी ये कि जंगल का राजा शेर मर गया, तो दूसरे जानवर अपना अपना जताने लगे कि भाई हम अब जंगल के राजा बनना चाहते हैं। तो हाथी ने कहा होगा, तो किसी ने कहा तेरी इतनी बड़ी सूंड बेकार का सा आकार, तू राजा बनेगा। फिर मोर आया, भाई मैं तो खूबसूरत हूं हर तरफ से, तो किसी ने कहा अपने पैर देख ले कितने बदसूरत हैं, तू राजा नहीं बनेगा। बहरहाल सारे जानवरों ने अपना अपना दावा वहां दिखाया, दायर किया। तो डाल पे बैठा हुआ उल्लू था जो नहीं बोल रहा था, उसने कहा तुम सब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचोगे, मैं बहुत कम बोलता हूं और रात में रहता हूं, रात में देखता हूं। तो मैं चूंकि रात में भी देखता हूं और चुप भी रहता हूं, सब पे नजर रखता हूं, इसलिए जंगल का राजा मैं हूं। तब डाल पे बैठी एक नन्ही सी चिड़िया ने कहा कि देखिए, इस जनतंत्र के जमाने में जो अपने आप को राजा कहे वो उल्लू है।
कहानी दिलचस्प है, छोटों के लिए लिखी है, शायद देवसरी जी की कहानी है और बड़ों तक अर्थ ले जाती है। आज इस जनतंत्र के जमाने में जो अपने आप को शासक कहे, इससे बड़ी भूल गलती क्या हो सकती है? यानी अब उस चरित्र के इस नामांकन से आप समझ जाइए कि जो भी शासक वर्ग का व्यक्ति है वो भूल गलती है, उसको अपने आप बारे में बहुत गलतफहमी है। वो ये समझता है कि सब कुछ उसी के कारण चल रहा है, सब कुछ उसी के नाते हो रहा है। अब मैं ठाठ से एक बात बताता हूं आपको कि अगर एक तीसरा काम कर लेंगे कि इस कविता के बंद का पदान्वय करेंगे, पदान्वय मतलब ये कि इसको गद्य में बदल लीजिए, उसको पद बना दीजिए, तो अर्थ और स्पष्ट होंगे। तो ये 4 बंद की जो रचना है, इसमें अगर आप पदान्वय करेंगे इसके पहले अंश का, तो कुछ इस तरह बनेगा। मैं ऐसे ही करके बताता हूं आपको कि आज दिल के तख्त पर भूल गलती जिरह बख्तर पहनकर बैठी है। उसी कविता को आप गद्य बनाते जाओ। उसकी आंखें नुकीले तेज पत्थर सी चिलकती हैं, ठीक, उसके हथियार दूर तक चमकते हैं, अनगिनत खंभों और मेहराबों थमे इस दरबारे आम में सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में सिर झुकाए हुए खड़ी हुई हैं। ये मैंने इसमें अपना कुछ नहीं जोड़ा है, इसमें उसी कविता को गद्य बना दिया है। तो एक दृश्य आपके सामने साकार हो गया कि क्या स्थिति है। बेजुबां बेबस सलाम में खड़े हुए हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि भूल गलती के सामने मुंह खोल सके। बेजुबां हैं, बेबस हैं और कोई ताकत उनके पीछे नहीं है और सलाम में है, झुके हुए हैं। दृश्य में भूल गलती सुपर पावर है, उसके नीचे उसके अधीन रहने वाले सब दुरुस्त हैं, शांत हैं। लेकिन एंगल चेंज होता है। अभी हम सभासदों और उस कतार के पॉइंट ऑफ व्यू से भूल गलती को देख रहे थे, जो कि बहुत विराट लग रही थी। एंगल चेंज होता है। अब हम इस तरफ कैमरा ले आते हैं और सामने देखते हैं एक बड़ा सा भव्य गेट है। ये दृश्य हमने कितनी सारी मुगलिया फिल्मों में देखा है कि साहब अपराधी है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो कैद करके लाया गया। उन पुरानी कहानियों के हिसाब से ये कोई शहंशाह नहीं है, ये दूसरा राजा नहीं है, वरना तो होता ये था कि दूसरे जीते हुए शासक को बांध के लाया जाता था और वो या तो सरेंडर कर देता था, झुकना लाजमी होता था, अगर नहीं झुका तो सर कलम। ये तो झुका नहीं, इसने तो आंखों से आंखें मिलाई। अब अगले बंद का आप पदान्वय करके देखें तो हम कहेंगे कि सामने से हथकड़ी पहने एक ऊंचा कद प्रविष्ट हुआ, जिसके समूचे जिस्म पर लत्तर हैं, लत्तर कहते हैं फटे कपड़ों को, और खून के लाल लाल धब्बे हैं। बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से उसका चेहरा कटा हुआ है। बेचैन घाव मतलब घाव भी बेचैन हो रहे हैं, इतना पीटा गया, वरना घाव को क्या बेचैनी। उस व्यक्ति को बेचैनी नहीं है, उसके शरीर पर लगे हुए घावों को बेचैनी है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमारी क्या जरूरत थी इस ईमानदार आदमी के लिए, इसका नाम तो ईमान है। बहरहाल वो जब घाव भी बेचैन है, घावों का भी मानवीकरण हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया घावों का, घाव बेचैन है और जिसको देखकर कांपते हुए दिल की भाप उठती है, जिसके चेहरे को देख के। तो ये भी एक अजीब मामला है कि दिल की भाप कैसे उठ रही है। दिल की भाप क्या होती है? दिल की भाप किनके अंदर उठ रही है? वे जो सभासद हैं, वे जो सामने देख रहे हैं, उनके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। वो बेजुबां हैं, अभी तक बेबस हैं, कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके अंदर कुछ है जो हलचल नुमा हो गया है, और फिर भी सब खामोश हैं। कौन कौन सारे लोग खामोश है भाई दरबार में? मनसबदार,
शायर और सूफी, बड़े बड़े सूफी धर्मावलंबी कवि अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, इतिहासकार, सिपह सालार, और सारे के सारे सरदार खामोश हैं। अब ये खामोशी बोल रही है क्या? ये खामोशी कुछ तोल रही है क्या? ये खामोशी आपको क्या दिखाना चाहती है? ये खामोशी आपको क्या जताना चाहती है? क्या खामोशी बेबसी का कंबल ओढ़ के बैठी हुई है? क्या ये खामोशी एक ऐसा तालाब है जिसमें कोई सिहरन नहीं है? ऐसा तालाब जिसमें किसी ने कोई कंकड़ी नहीं मारी आज तक और कोई लहर नहीं उठी? क्या है ये खामोशी? और सब खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? क्योंकि वो इस आते हुए आदमी से प्रभावित होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए आजाद नहीं है। ये वैविध्यमय दुनिया जो उनके सामने हो रही है उसके प्रति संवेदनात्मक प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, वो संवेदना मरी हुई है इन लोगों की जो कतारबद्ध वहां पर खड़े हुए थे। और उस पर भी क्या हुआ? अब हम तीसरा शॉट देखते हैं। सीन तो नहीं है क्योंकि लोकेशन एक ही है। उस एक ही लोकेशन पर ये जो तीसरा शॉट है, ये दूसरे शॉट और तीसरे शॉट के बीच के पॉज को आपके सामने भर देता है कहानी से। और शॉट ये है नामंजूर। इसका मतलब क्या? कि उसको कोई प्रलोभन दिया गया। भाई ना कब करेगा कोई आदमी? जब उससे कहा जाएगा ले ले भैया, तो हम समझ गए तू ईमान है, तेरा लंबा कद है, तू बड़ा ताकतवर है, तेरे जिस्म पे घाव हैं तब भी तू रो नहीं रहा है, यानी तुझे मारने का कोई फायदा नहीं हुआ, हम देख चुके हैं। दर्द की हद पार कर चुका है तेरा जिस्म, तेरी आत्मा इतनी मजबूत है, हम समझ गए हैं कि वहां रूह तेरी हिली नहीं है, देह तेरा छिला हुआ है, हम मान गए कि तू कुछ है। तो ले ले, गांव चाहिए गांव ले ले, ठिकाने चाहिए ठिकाने ले ले, कहीं किसी एकेडमी की चेयरमैनशिप चाहिए तो ले ले, क्या चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, बना देंगे, आजा। लेकिन नहीं, नामंजूर। तो फिर कहा गया होगा कि भाई मारा जाएगा तू अगर मना करेगा। तो उसने कहा मुझको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, आप मुझे मार दीजिए। ये तो शर्म की सी शर्त है जिंदगी, क्योंकि अगर आपने मेरी जिंदगी ले ली तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि उसकी जिंदगी लेने का तुमको क्या अधिकार था। नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। अब यहां से खलबली मचती है। अरे इतनी हिम्मत, ऐसी जुर्रत, सबके सामने, सुल्तान ये तेरा जरह बख्तर क्या हुआ? अरे ये तो मिट्टी का ढेर है तेरे जिस्म पे लगा हुआ, और तू खुद मिट्टी का सा बना हुआ है, क्या है तेरे अंदर? देखिए इस तरह की छोटी कविताएं और भी हैं मुक्तिबोध की, जैसे लकड़ी का बना रावण। उसमें भी लकड़ी का जो बना हुआ रावण है वो अपने आप को समझता है कि वो बहुत विराट है, द्यौ पिता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्यचित इतना बड़ा है। और जब वानर चढ़ते हैं जनतंत्री तंत्री, तो उसको लगता है अब गिरा तब गिरा, इस पल के उस पर। लेकिन यहां यह तय हो गया कि वो जो खुद मुख्तार ईमान है वो डिगने वाला नहीं है। और ये भी पता लग गया कि हम जो कतारबद्ध हैं ये हम सबके सब दुविधाग्रस्त हैं इतने में। अब मुक्तिबोध की जो फैंटेसी है या उनकी कहानी है या रूपक है, उसमें इतने में, अचानक, अकस्मात ये शब्द बहुत आते हैं। जैसे ही दृश्य बदलने वाला होता है तो कैमरा कहीं और फोकस करता है और देखता है कि पूरा पैन शॉट लिया कतारबद्ध लोगों का, और खट से एक आदमी के अंदर की कुलबुलाहट जो अंदर घटित हो रहा था वो बाहर होने लगा। और हम ही में से कोई ऐसा नहीं था कि ईमान के संप्रदाय का आदमी हो या ईमान ने डिप्यूट कर रखा हो कि मैं जब आऊं तो मेरे लिए, मेरे समर्थन में तुम निकल आना। ये तो अनायास कोई निकलना चाहता है यहां से भाई। अजीब कराह सा, इस पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि अजीब कराह सा ये उपमा,
ये अद्भुत है। हिंदी साहित्य में ऐसी उपमा आपको न दिखाई देगी कि जब दर्द होता है और अचानक से कराह निकलती है, वो कराह ऐसी है जो योजनाबद्ध ढंग से नहीं निकली, वो कराह ऐसी है कि किसी शहंशाह द्वारा रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि वो दर्द से उपजी है। और उस कराह की तरह से हम में से कोई निकल के भागा है तो कितना दर्द सहा होगा उसने, और सहने के बाद उस सरकारी शाही दरबारी तामझाम में तो इधर से उधर देखना भी गुनाह है, हिलना मना है, बोलने पे सख्त पाबंदी, आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में आपकी कराह निकल जाए, क्यों निकली वो कराह, किसके पक्ष में निकली वो कराह? वो कराह निकली ईमान के पक्ष में। किसके विरुद्ध? भूल गलती के विरुद्ध। भूल गलती जो गलती से शासन कर रही है, उसको पता नहीं है कि उसकी ताकत किनके पास है। अब वो जो अजीब कराह की तरह एक निकल के भागा। अब कल्पना करिए दरबार में कोई सेंध मार या विश्वासघाती दरबारी खड़ा हो और लोगों को पता लग गया हो कि ये भाई या तो कोई भेदिया है या किसी शत्रु पक्ष का आदमी है, तो वो अगर भागेगा तो सारे सिपह सालार भागेंगे उसे पकड़ने के लिए कि भाई ये तो हमारे शासन के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करने वाला गुप्तचर है, तो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उधर से शहंशाह कहेगा पकड़ो उसको, जाने न दो, पकड़ लो। लेकिन सबके सब खड़े हैं, वो निकल के भाग गया, आपके सामने, आपकी नजरों के सामने निकल के भागा, और आपके अंदर एक सवाल छोड़ के गया कि आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? हिम्मत है तो आप भी निकल आइए। हो सकता है उन कतारबद्ध लोगों में से कुछ ने ये तय किया हो कि अगर हमें मौका मिले तो हम भी भाग लें, क्योंकि वो हमारे हक में भागा है। इसलिए भागा है क्योंकि उसने भागकर कोई आक्रमण नहीं किया उस भूल गलती नामक शासक पर। उसने सिर्फ ये बताया है कि मैं तुम्हारी अवज्ञा कर रहा हूं, मैं तुम्हारी अवहेलना कर रहा हूं, मैं तुम्हारी किसी भी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हूं। तुम मुझे अपने नियमों में बांध नहीं सकते, क्योंकि तुम स्वयं प्रजातंत्र के नियमों को तोड़कर सामंती बने हुए हो। जरा भाग लिए, कराह की तरह निकलकर भागे। और अमा ईमान कहते हैं कि नामंजूर, उनको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। और नामंजूर में भी ऐसा नहीं है कोई गुंजाइश हो कि नहीं कल बदल जाऊंगा, हठ इनकार का शर्तान, उसके इनकार ने हठ पूर्वक सिर तान लिया है कि अब चाहे सर फूटे चाहे माता मैंने तेरी राह पकड़ ली, मार दे मुझे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए वाला क्या सलूक किया जाए वाला भी नहीं है, क्योंकि ये तो मरने को तैयार है अपने आप ही। इसका इश्क गहरा है, इसका इश्क किसी एक व्यक्ति से नहीं है, इसका इश्क एक विचार से है, इसका इश्क एक बृहत्तर जनता के पक्ष में सबको सुखी सुंदर व शोषण मुक्त देखना चाहता है। इसका इश्क उस विचार से है, इसीलिए उसके इनकार में एक हठीलापन है, इसीलिए उसका जो ना है, उसकी जो नामंजूरी है वो मोहर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो यहां तो एक सीन खत्म होने को है, लेकिन कुछ लोगों के जहन में एक सवाल है कि भैया इस शहंशाह के ऊपर काले स्याह साए मंडरा रहे हैं, अब इसकी खैर नहीं लगती है हमको, ये कुछ ना कुछ तो बदलाव होने ही वाला है। फिर जब अगले सीन पे हम जाते हैं तो फिर एक पॉज है, बड़ा पॉज आपके समझने के लिए। जैसा एक पॉज पहले आया था, नामंजूर वाला पॉज जो आया था, नामंजूर उसको, यानी उसको कुछ प्रलोभन दिया गया, ये सीन में नहीं है, ये दृश्य में गायब है कि उसको क्या प्रलोभन दिए गए। ये तो आप सोचिए, कविता सारी बात नहीं बताती है, आपके लिए कुछ छोड़ जाती है। मुक्तिबोध की कविता सदैव कुछ ना कुछ आपके लिए छोड़ देती है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। एक दृश्य से दूसरे दृश्य के बीच में क्या घटनाक्रम हुआ है, उसका
अनुमान लगाइए, और उस अनुमान की पुल लगाकर जब आप दूसरे सीन पर पहुंचेंगे तो नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है। और जब वो हम ही में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा तो वो मैं जागा। वो मैं अब उधर का है, इधर का नहीं है। वो जो कतार में खड़ा हुआ था शहंशाह के लिए, अब वो मैं इधर का हो गया है। तो मुक्तिबोध की कविताओं में उधर से इधर आने का जो व्यक्तित्वांतरण है, ये जो डिक्लासिफिकेशन है, उस क्लास से इस क्लास की पक्षधरता में प्रविष्ट होने का जो क्षण है, ये महत्वपूर्ण है कि वो कैसे उसके पक्ष में सोचने लगता है। और देखता यह है कि जो निकल कर भाग गया और बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए और दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए दुमोहे पने के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे संजीदा दड़ियल सिपह सालार सहम कर रह गए। तो इस मैंने देखा कि सब सहमे हुए हैं और सबके अंदर एक वहम है। वे भी, उन्हें लगता है कि शायद इस भूल गलती नामक शहंशाह को बचा नहीं पाएंगे। ये किसके? दूसरा आ जाएगा उसके। अब दूसरा कैसे आएगा? दूसरा तब आएगा जब परिवर्तनकामी शक्तियां कुछ नए ऐसे तत्वों को शासन दिलाएंगी जो जनता के पक्षधर होंगे। हो सकता है दुर्भावना या दुर्भाग्य या अन्य कारणों से जिसको हम लाएं वो भी वैसा ही बन जाए। ये तो तख्त ही कम वक्त ऐसा है कि इस पर बैठते ही लोग बदल जाते। लेकिन अभी तो भाई बदलाव का दौर है और अंतिम पंक्तियां ये कि वो जहां पहुंच गया है कोई एक, वही आदमी जो यहां से निकल के भागा था, वो कहां पहुंचा है? लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा है। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों के घने पेड़ों में कहीं खो गया है। यहाँ मीटिंग्स चल रही हैं, यहाँ सोचा जा रहा है कि इसको कैसे हटाया जाए भूल गलती को। वो बेमालूम दर्रे हैं, वहाँ संकल्प चेतना का रक्त प्लावित स्वर है, वहाँ कुछ इनकलाबी मामला है, वहाँ पदरों वाला मामला है। और ये वो मामला है जो हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर है, जो हम चाहते हैं। सिंहासन खाली करोगे जनता आती है। कब आती है? जब हम चाहते हैं तब आती है। बेमालूम दर्रों में बैठे हुए 4 लोग सत्ता नहीं बदल सकते, लेकिन 4 लोग अगर बैठे हुए हैं और वो उन लोगों के पक्ष में चिंतन कर रहे हैं जो कि बदलाव चाहते हैं, तो उन्हीं के गुप्त स्वर्णाक्षर को प्रकट करके विकट कर देंगे। कविता खत्म हो जाती है, सीन खत्म हो जाता है। एक उम्मीद के साथ, एक इस संभावना के साथ कि वो जो भागा हुआ है वो उन लोगों से मिला है जो पहले कहीं न कहीं कभी न कभी भागे हुए थे। वो अकेला नहीं है, वहाँ भी उसके दल के साथी हैं। उन क्रांतिक धर्मा लोगों की रक्त प्लावित चेतना से वो कुछ ऐसा कर गुजरेंगे कि ये जो भूल गलती है मिट्टी की बनी हुई, ये मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ नया आएगा, उस नए के लिए हम सब इंतज़ार करेंगे।